यस। क्या क्वेश्चन क्या था सर? व्हाट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स? या हाउ मेनी टाइप्स? सो यस। पॉलीएटॉमिक में से जैसे जो पॉलीएटॉमिक होगा वो लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। सो उसमें पी आर और पी क्यू आर दोनों काइंड की पीक्स आती हैं। मतलब जो क्यू पीक भी आपको दिखाई देगी, मतलब जो दो विंग्स होंगे उसके बीच में आपको एक हाई जो जो हाई इंटेंसिटी पीक दिखाई देगी। सो दोज आर पी आर एंड पी क्यू आर, बोथ काइंड्स ऑफ पीक्स विल बी विजिबल इन नॉन लीनियर। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ पी आर पीक ही हमें दिखाई दे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर है नॉन लीनियर है। लाइक CO2 है, CO2 लीनियर है, CO2 पी आर भी दे पीक देगा और पी क्यू आर भी देगा। बट अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है वो सिर्फ पी क्यू आर पीक ही देगा। लीनियर मॉलिक्यूल। यस। लीनियर मॉलिक्यूल सर सिर्फ पी आर पीक ही देगा। पी आर और पी क्यू आर दोनों दे देगा सर, अगर लीनियर है और पॉलीएटॉमिक है तो। और अगर पॉलीटॉमिक है और नॉन लीनियर है तो वो सिर्फ पी क्यू आर ही देगा, वो पी आर नहीं देगा। व्हाट इज सिमेट्रिक टॉप, असिमेट्रिक टॉप, स्फेरिकल टॉप? ये सर दीज आर द, हमें सर ये दिखाते हैं कि कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। लाइक हमें रोटेशनल कांस्टेंट्स की वैल्यू मिलती हैं। जैसे स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल आप लो, जैसे टेट्राहेड्रल लाइक CH4, ये स्पेरिकल है। सो इसमें हमें सिर्फ एक ही रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। एसिमेट्रिक टॉप लाइक H2O, सो इसमें हमें तीन टाइप के रोटेशनल कांस्टेंट्स की वैल्यू मिलती है। सिमेट्रिक टॉप में आएंगे तो इसमें दो टाइप के आते हैं, प्रोलेट एंड ऑब्लेट। इसमें अगर जो रोटेशनल जो है वो जो इनर्शिया है, जो रोटेशनल इनर्शिया है वो अगर हमारा एक एक्सिस पे बड़ा है बाकी दो एक्सिस से, लाइक IA इज ग्रेटर देन IB इज इक्वल टू IC, तो होगा प्रोलेट। और अगर आई मतलब दो एक्सिस का इक्वल है और वो एक एक्सिस का छोटा है तो वो होगा ऑब्लेट। सो ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक जो डिस्क टाइप मॉलिक्यूल्स होंगे, बेंजीन, वो ऑब्लेट होंगे। और जो कॉन लाइक जैसे लाइक CH3 या CH3F, ये लोग प्रोलेट में आएंगे। यस, गुड। यस। नेक्स्ट टॉपिक इज molecular spectra, molecular spectroscopy. What is molecular spectroscopy? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी सर, यहाँ पे हम लोग अब्जॉर्बेंस की बात करते हैं सर, अब्जॉर्बेंस एंड एमिशन की। मॉलिक्यूलर absorption स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दीज आर टू फर्दर काइंड्स जहाँ पे हम एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। यहाँ पे जो हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के साथ हम डील करते हैं यहाँ पे। यस। हम इंटर कर रहे हैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी ना। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी? टू सर, अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। एक फ्लोरोसेंस भी है सर, 3 है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, रमन एंड आईआर। यस नो? यस सर। व्हाट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी? रोटेशनल सर आल्सो नोन एज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ पे रोटेशनल के साथ डील करते हैं हम लोग। आपने अभी बात की थी प्रोलेट, ऑवलेट,
ये क्या है? यस सर। सर ये अब हमने मॉलिक्यूलर टाइप्स को डिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि जैसे कितने टाइप्स के हमें कितने एक्सिस से रोटेशन अगर हमें डिफरेंट मिल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी से रोटेशन से चेंज हो रहा है, तो ये हमें कितनी एक्सिस से हमें सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है या डिफरेंट वे में मिल रहा है, उतनी एक्सिस से ये मतलब डिफाइन होता है। लाइक H2O में तीनों एक्सिस से अलग अलग मिलेगा, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एसिमेट्रिक। CH4 में सेम मिलेगा तीनों एक्सिस से, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्फेरिकल। ऐसे ही प्रोलेट एंड ऑब्लेट। व्हाट इज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी? रमन में सर हम बेसिकली विजिबल लाइट्स इंजेक्ट करते हैं सैंपल पे, और हम उसकी स्कैटरिंग स्टडी करते हैं, लाइट स्कैटरिंग। यूजेस क्या है? व्हाट इज द यूजेस ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी? यूजेस सर, जहाँ पे हम जैसे H2 है या O2 है जो कि रोटेशनली इनएक्टिव है, वहाँ पे हम रमन से इनको स्टडी कर सकते हैं। जो रोटेशनल या वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल इनएक्टिव होते हैं, यस। उनको भी हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रमन एंड आईआर? एनी टू डिफरेंस? एक तो सर जो रेडिएशन हो रही है यूज उसी का ही हो गया। सेकंड ये है कि हम लोग उन मॉलिक्यूल्स जैसे H2 है, H2 को हम IR में स्टडी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी वाइब्रेशन से डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं हो रहा। बट इसे हम रमन में चेंज कर पाएंगे क्योंकि इंसिडेंट रेडिएशन से इसकी पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है। यस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रमन एंड फ्लोरेसेंस? फ्लोरोसेंस में सर हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स की जो एनर्जी होगी वो हाई होगी। वो रमन में इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स का कोई वो डील नहीं होता, क्योंकि उसमें जो इंसिडेंट रेडिएशन होगा यूज वो विजिबल होती है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो पाए। सो वो रमन में मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशन होगा वो सिर्फ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल चेंज ही लेके आ सकता है। एंड नेक्स्ट वीक व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रमन एंड इलेक्ट्रॉनिक? रमन में सर हम वही है कि हमने स्कैटरिंग चेक की कि और फिर हमने ये चेक किया कि जो कितनी मतलब जो हमने इंसिडेंट रेडिएशन दी है उससे कुछ रोटेशनल या वाइब्रेशन चेंज आया होगा, जिससे कि पोलराइजेबिलिटी चेंज हुई होगी। और उससे फिर हमने जैसे रोटेशनल लेवल्स, वाइब्रेशनल लेवल्स, इनको स्टडी किया। ESR में हम न्यूक्लियर हम इलेक्ट्रॉनिक स्पिन की बात करते हैं। वहां पे हम ये नहीं देखेंगे कि मतलब कितनी रेडिएशन स्कैटर हो रही है नहीं हो रही। यस, गुड। एक होता टॉपिक इज वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी? वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये होगा सर कि हम जो पोलराइजेबिलिटी चेंज हुई है वो सिर्फ हम कंसीडर कर रहे हैं वाइब्रेशनल चेंज की वजह से। रोटेशनल रमन में हम जो पोलराइजेबिलिटी का चेंज का जो कंसीडर करेंगे वो सिर्फ रोटेशनल लेवल्स की वजह से करेंगे। बट ओवरऑल जो हमारा जो रमन का डेटा आता है उसमें ऐसे डिस्टिंक्शन नहीं होगा कि हमें ये सिर्फ वाइब्रेशनल का है या रोटेशनल का है। उसमें सिर्फ पीक्स आएंगी, स्ट्रोक्स एंड एंटी स्ट्रोक्स की, तो वो हमें स्टडी करनी होती हैं। यस, गुड। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक होता है स्टोक्स लाइंस, रिले लाइंस, एंटी स्टोक्स लाइंस। क्या होती है? व्हाट इज स्टोक्स लाइंस? सर स्कैटरिंग जैसे दो टाइप की होगी, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। इलास्टिक मतलब कोई एनर्जी का लेन देन नहीं हुआ, जी जितनी हमने रेडिएशन दी है
उतनी ही स्कैटर होके मतलब जा रही है, कोई एनर्जी का लेन देन नहीं हुआ। अगर मॉलिक्यूल ने रेडिएशन को एनर्जी दी, फोटोन को एनर्जी दी, तो मतलब फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हो गई, मॉलिक्यूल की डिक्रीज हो गई, दैट विल बी कॉल्ड एंटी स्टोक्स लाइंस। बट अगर मॉलिक्यूल ने फोटोन की एनर्जी एक्सेप्ट करी, तो जो स्कैटर्ड जो रेडिएशन होगी उसकी एनर्जी कम होगी, दैट विल बी कॉल्ड स्टोक्स लाइंस। बट इनकी प्रोपोर्शन कम होती है, और जो जो रिले लाइन होती है, मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज कॉल्ड रिले लाइन, मतलब वो बिना किसी एनर्जी के लेन देन की हुई है, दैट इज कॉल्ड रिले लाइन। Yes, good. Yes, basic clear. Next is spectroscopy, NMR spectroscopy. What is NMR spectroscopy? सो एनएमआर इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। यहाँ पे हम लोग जो न्यूक्लियस की स्पिन होती है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों डीजनरेट होंगी। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, सो कुछ स्पिन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगी, कुछ एंटी क्लॉकवाइज में। सो यहाँ पे हमने अब मैग्नेटिक रेजोनेंस क्यों कहा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, हमने दो स्टेट्स बना दी, एक हायर एनर्जी एक लोअर एनर्जी। रेजोनेंस का मीनिंग ये हुआ कि हमने फिर बाद में रेडियो फ्रीक्वेंसी दी, रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी अब्सॉर्ब करके एक स्पिन चेंज होकर दूसरी स्पिन हायर लेवल में गई, तो दिस कॉल्ड रेजोनेंस। इसलिए हमने कहा कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, हमें हमने न्यूक्लियर स्पिन की बात करी, फिर हमने इसमें एनर्जी डाली जिससे कि रेजोनेंस हुआ और हमें पीक मिली। सो जो स्पिन है न्यूक्लियस की, बेसिकली यहाँ पे हम उससे डील करते हैं। Yes, good. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में टू स्पिन स्टेट बनती हैं, अल्फा और बीटा। यस, जब हम यस सर। अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो यस क्या सर। रीजन है? व्हाट व्हाट द ओके रीजन? सो स्पिन, जैसे अगर कोई चार्ज, मतलब एक तो स्पिन एक्टिव है, मतलब वो उसमें मान लो कि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, सो उसके एक मैग्नेटिक पोल्स बनेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन से भी उस न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक पोल्स बनेंगे। अब वो अगर इन जो इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसके रिस्पेक्ट में अलाइन हो जाती है, जैसे नॉर्थ विल अट्रैक्ट साउथ, सो अगर इस रिस्पेक्ट में अलाइन होती है तो उसकी एनर्जी कम होगी, तो वो अल्फा स्पिन्स कहलाएंगी। बट अगर जैसे नॉर्थ रिपेल्स नॉर्थ, तो अगर उल्टी डायरेक्शन में अलाइन होती है इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड के, दैट विल बी कॉल्ड बीटा, उनकी एनर्जी हाई होगी। यस, गुड। व्हाट इज द सोर्स ऑफ NMR एंड व्हाट इज द सिलेक्शन रूल ऑफ NMR? सोर्स सर वही है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है इसमें यूज, और जो अपना सिलेक्शन रूल होगा वो होगा डेल्टा MI, या डेल्टा I इज इक्वल टू प्लस माइनस। यस, गुड। व्हाट इज NMR एक्टिव है, NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई? तो व्हाट इज एनएमआर मेजरमेंट? एक्टिव वो होते हैं जो, मतलब एनएमआर एक्टिव उन्हें कहेंगे जिनका मास जो है वो 4 से डिवाइड हो पाए। ये तो है एक, मतलब मैथमेटिकल रूल फाइंड करने का। ये एक्टिव वो होंगी जिनमें जिनकी जो न्यूक्लियाई रोटेशन से जो, मतलब हमें एक अपेरेंट या हमें एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट मिल पा रहा है, वो कहेंगे उन्हें एक्टिव।
और जिनकी रोटेशन से हमें एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं मिल पा रहा उन्हें कहेंगे इनएक्टिव। कैलकुलेशन के लिए हम लोग ने ये मतलब निकाल रखा है कि जो उसका मोलिकुलर वेट होगा वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। जिसका हो गया वो इनएक्टिव होंगी, जिनका नहीं हुआ वो एक्टिव होंगी। व्हाट इज केमिकल शिफ्ट? केमिकल शिफ्ट सर एक स्केल पे वैल्यू है जो हम टीएमएस के रिस्पेक्ट में देखते हैं। टीएमएस की जो वैल्यू है उससे कितना शिफ्ट हुआ है। कोई कंपाउंड यूज होता है केमिकल शिफ्ट में? टीएमएस से टेट्रा मिथाइल सिलेन। कितने सिग्नल होते हैं उसमें? सर इसमें 12 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स होते हैं। पास्कल ट्रायंगल होता है एनएमआर में, क्या होता है? व्हाट इज यस पास्कल सर। ट्रायंगल? सर वो व्हाट इज इंटेंसिटी यूज? रेशियो फाइंड करने के लिए यूज होता है प्रोटॉन्स की। सो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसके n+1 रूल से हम लोग मतलब ये नंबर ऑफ पीक्स निकालते हैं और उस पीक्स की इंटेंसिटी क्या होगी वो ये पास्कल ट्रायंगल से स्टडी होता है। ये कितनी वैल्यू तक मेजरमेंट करता है? हायर वैल्यू, क्या आई स्केल वैल्यू। इसका? हाँ, पास्कल ट्रायंगल आई वैल्यू कब तक अप्लाई रहता है? इसका मेजरमेंट मतलब कितना है कैपेसिटी? कैपेसिटी का सर आइडिया नहीं है सर, वैसे जनरली 12 तक रहता है जो। मतलब आई वैल्यू हाफ रहती है, पास्कल ट्रायंगल ये अप्लाई रहता है ना, आई की वैल्यू हाफ। अच्छा ऐसे ओके ओके यार। पास्कल ट्रायंगल सिर्फ उसमें वो होगा जिसकी आई की वैल्यू हाफ होगी। आई थॉट आप वो एनएमआर की ज्यादा लिमिट आती है उसके पूछ लिए पास्कल ट्रायंगल एप्लीकेबल नहीं होता। नहीं होता। यस, एक कपलिंग कांस्टेंट है, क्या है? व्हाट इज द यूजेस ऑफ कपलिंग कांस्टेंट? क्या है ये? कपलिंग सर बेसिकली इट डिफाइंस दैट कि दो नॉन इक्विवेलेंट जो हाइड्रोजन्स हैं वो एक दूसरे की जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन उसको कैसे इफेक्ट कर रही हैं। दैट इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट बिटवीन दोज टू न्यूक्लियाइज। जो नॉन इक्विवेलेंट होगी वो मतलब एक प्रोटॉन की पीक को सेपरेट करती हैं दो में। क्यों? क्योंकि जो जैसे मान लो कि ए और बी दो प्रोटॉन्स हैं और ए की बात कर रहे हैं विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पिन ऑफ प्रोटॉन बी। सो अगर प्रोटॉन बी की स्पिन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो रही है सो जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड ए जो एक्सपीरियंस करेगा वो ज़्यादा होगी। और अगर अगेंस्ट में है तो बी जो जो ए एक्सपीरियंस करेगा वो कम हो जाएगी। सो ए इन अपेरेंटली दो मैग्नेटिक फील्ड्स को एक्सपीरियंस कर रहा है जिससे कि उसकी स्प्लिटिंग भी 2 बार होगी, प्रिसेशन भी 2 बार होगा। और फिर जब रेडियो फ्रिक्वेंसी से रेजोनेंस होगी वो भी 2 बार होगा, मतलब उसकी 2 पीक्स आएंगी। इसीलिए जो मतलब प्रोटॉन बी ने प्रोटॉन ए की पीक को स्प्लिट कर दिया। कितना स्प्लिट किया दैट इज डिफाइंड एज कपलिंग कांस्टेंट। इज गुड। नेक्स्ट इज स्पिन स्पिन कपलिंग। व्हाट इज स्पिन स्पिन कपलिंग? स्पिन स्पिन कपलिंग यही होगा सर जो जे जे कपलिंग हमने अभी डिस्कस किया है। कपलिंग कांस्टेंट, स्पिन स्पिन कपलिंग, जे जे कपलिंग हो गए, सब एक ही चीज है सर। स्पिन डीकपलिंग होता है। स्पिन डीकपलिंग ऐसे होता है सर कि मान लो कि हमने ये इसको क्या कहते हैं सुपर सेचुरेशन अटेन करना या सेचुरेशन अटेन करना। जैसे कि जब ट्रांजिशन जब हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी दी है तो ये मतलब ऐसा होता है कि ट्रांजिशन बोथ डायरेक्शंस में होती हैं, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड एंड अपवर्ड टू डाउनवर्ड।
और सेचुरेशन का मीनिंग ये होगा कि जो दोनों पॉपुलेशन जो हायर एंड लोअर लेवल्स में होंगी वो इक्वलाइज हो जाएंगी, तब कोई ट्रांजिशन नहीं होगी। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सेचुरेशन। सो अगर हमने ये मान लो कि हमने किसी तरह रेडिएशंस यूज करके जो प्रोटॉन बी है उसको सेचुरेट कर दिया, सो अब उसका जो कपलिंग है ए के साथ कोई कपलिंग नहीं होगा। अब ए विल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उसका जो बी के वजह से जो स्प्लिटिंग होना था वो नहीं होगा। Yes, good. Next is ESR, spectroscopy. What is ESR? ये सारा स्पेक्ट्रोस्कोपी सर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात होती है। यहाँ पे हम माइक्रोवेव रेडिएशन यूज करते हैं। What is the selection rule of ESR? सर डेल्टा एम एस इज इक्वल टू जीरो एंड प्लस माइनस वन। What is the difference between ESR and EPR? सर ई एस आर में हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात करते हैं और ईपीआर में हम प्रोटॉन की स्पिन की बात करते हैं। Yes, good. इसमें एक होता है हाइपर फाइन. व्हाट इज हाइपर फाइन स्ट्रक्चर? व्हाट इज द मीनिंग? हाइपर सर हाइपर फाइन स्प्लिटिंग हम ऐसे कहेंगे कि जब हमने एक तो लाइक जो फाइन स्प्लिटिंग हम उन्हें कहेंगे कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने मतलब सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर किए हैं अगर ई एस आर में, तो हम कहेंगे उसको फाइन स्प्लिटिंग। बट अगर हमने मेटल जो मेटल आयन है या हमने उसकी हाइपरफाइन स्प्लिटिंग की बात हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मेटल प्रेजेंट होगा, उसकी जो न्यूक्लियर स्पिन होगी अलग से। सो अगर हमने मेटल आयन की जो स्पिन जैसे जब हम जनरली ईएसआर में हमने हाई फाइन स्प्लिटिंग ली, फाइन स्प्लिटिंग में हम सिर्फ उनकी जो स्पिन वैल्यूज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो न्यूक्लियाइज हमारे पास हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं, अगर हमने उनकी सिर्फ स्पिन हमने सिर्फ कंसीडर करी है तो दैट विल गिव अस फाइन लाइंस। बट अगर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कंसीडर किए हैं, दैट विल गिव अस द हाइपर फाइन लाइंस। में एक टॉपिक होता है जीरो फील्ड स्प्लिटिंग. जीरो फील्ड स्प्लिटिंग इसलिए होता है सर, मतलब इसमें ये कहा जाता है कि हमने बिना मैग्नेटिक फील्ड मतलब अप्लाई किए जो डीजेनरेट लेवल्स हैं वो ब्रेक हो गए। वो यस. तब होंगे जब मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। यस. एनी एप्लीकेशन ऑफ ईपीआर? सर एप्लीकेशंस ऑफ ईपीआर सर, जैसे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम लोग इंटरमीडिएट स्टडी करते हैं, क्या क्या कैटायंस एंड आयंस रेडिकल्स, सो यस. उनकी स्टडी के लिए हम लोग ईपीआर करते हैं यूज। यस. ईपीआर इज मेनली measurement in unpaired electron in any elements. इलेक्ट्रॉन, हाँ, Yes. अनपेड इलेक्ट्रॉन। Yes, good. Next is Mossbeer spectroscopy. What is Mossbeer? What is the uses? मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी सर, हम यहाँ पे गामा रेडिएशन करते हैं यूज, और ये सॉलिड्स में हो पाता है।
क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली जो स्टडी करते हैं कि गामा रेडिएशंस हमने दी वो डायरेक्ट जाके जो न्यूक्लियस है उससे इंटरेक्ट करती हैं, और यहाँ पे हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, द लिगेंड अरेंजमेंट, है ना, ये सब हम इसे स्टडी कर पाते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ मॉस बियर? गामा रेडिएशन सर, यस। व्हाट इज द सिलेक्शन रूल? सिलेक्शन रूल होगा सर इसमें सर डेल्टा आई इज इक्वल्स टू जीरो एंड प्लस माइनस वन, और वेट वेट प्लस माइनस वन होगा सर, बस जीरो नहीं होगा इसमें। नहीं, डेल आई इज इक्वल टू 0 कॉमा +-1। +-1 ओनली होता है एनएमआर में। ओके, सो ई एस आर, ई पी आर और ये मोमोज बार में जीरो एंड प्लस माइनस वन। ईपीआर और ईपीआर ईएसआर में होता है डेल एम एस इज इक्वल टू +-1, एम आई इज इक्वल टू 0। ओके, एम आई इज इक्वल्स टू जीरो होगा उसमें, और जो एम एस होगा वो प्लस माइनस वन होगा, प्लस ई माइनस आई वन एस होगा। आर और ई पी आर में। यस। और एन एम आर में सिर्फ डेल्टा आई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। +-1। और मॉस बियर में और आई इज इक्वल मोल्स टू बार 0। में यस, 0 कॉमा +-1। प्लस माइनस वन, डेल्टा एम आई। एम आई। मॉस बियर में 3 टॉपिक हम डिटेक्ट करते हैं। टॉपिक मेजर होते हैं, जैसे आइसोमर शिफ्ट, क्वाड्रपल स्प्लिटिंग, जीमान स्प्लिटिंग। ये क्या होते हैं? यस सर। सर क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग उसमें होगी, जैसे क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग को हम जो इलेक्ट्रॉनिक एंड जो लिगेंड अरेंजमेंट होती है हम उसके बिहाफ पे देखते हैं। अगर वो सिमेट्रिक होगी तो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं होगी, और अगर नॉन सिमेट्रिक होगी तो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो है उसकी वैल्यू जीरो आती है सिमेट्रिक अरेंजमेंट में, और नॉन जीरो आती है आपकी ये एसिमेट्रिक अरेंजमेंट में। फिर बात आती है डेल्टा वैल्यूज की। डेल्टा वैल्यूज भी हम जैसे मेजरली डिपेंड करती हैं आपका कि एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, उस पे हमारी डेल्टा वैल्यू डिपेंड करती है। जीमान इफेक्ट। व्हाट इज जीमान इफेक्ट? जीमन इफेक्ट स्प्लिटिंग ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो डिजेनरेट लाइंस होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। व्हाट इज आइसोमर शिफ्ट? आइसोमेरिक शिफ्ट सर, जैसे बहुत बार में आइसोमेरिक शिफ्ट, इसका थोड़ा पढ़ना पड़ेगा सर, यस। बहुत बार का। यस, गुड। नेक्स्ट है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, लास्ट। यस। व्हाट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? यहाँ पे सर हम यूवी फिजिबल रेडिएशन यूज करते हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल जो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं वो जो हमारे जो जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। यस। व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी?
सर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर एलुसिडेशन के लिए भी इसको यूज करते हैं, भी किस टाइप का स्ट्रक्चर है। एंड बेसिकली क्वांटिटेटिव स्टडीज के लिए ये ज़्यादा यूज होता है, जैसे हमने इसको विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एज ए डिटेक्टर यूज होता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, या फिर हम इसको जो स्टैंडर्ड एडिशन मेथड होता है उसमें भी हम इसको यूज करते हैं क्वांटिटेटिव स्टडीज में। एंड जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें भी हम इसको स्टडी करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को, कि कॉन्जुगेशन है या नहीं। ये डिफाइन करने के लिए सिस ट्रांस जो आइसोमेरिक फॉर्म्स होती हैं उसको डिफाइन करने के लिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं यूज। What the region of UV limit range of UV and visible? सर 200 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स होगा, नैनोमीटर होगा वो, आपका यूवी का होगा, और 400 से 800 नैनोमीटर होगा वो फिजिबल का होगा। What is the source of visible spectroscopy? Only visible. फिजिबल का सर ड्यूटेरियम आयोडीन लैंप। UV का है visible tungsten iodine lamp. या टंगस्टन आयोडीन लैंप, यूवी का ड्यूटेरियम लैंप। What is the selection rule of UV? सर डेल्टा एस जो स्पिन होगी वो चेंज नहीं आना चाहिए, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, और डेल्टा एल इज इक्वल टू +-1। Yes. सर एक क्वेश्चन था, आपने कहा कि जैसे ईएसआर में डेल्टा जो सिलेक्शन रूल है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू +-1, और एम आई इज इक्वल टू 0। Yes. सर इसमें एम एम क्या हुआ सर यहाँ पे? जैसे कई बार हम देखते हैं, जैसे इसमें डेल्टा एस जैसे यू 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 यूवी में है, हम यहाँ पे कहते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, और कई बार जैसे ईएसआर में आपने कहा कि डेल्टा एम आई इज इक्वल टू 0, तो एम आई का क्या हुआ सर यहाँ पे? कि मेजरमेंट है, एम मैग्नेटिक एस। फील्ड अप्लाई कर रहे हैं ना स्पिन में, ओके। तो इसलिए मेजरमेंट बना देते हैं। अच्छा, मतलब चीज दोनों एक ही है, बस एम एस या एम आई का हुआ है इसको, सिंपल एस का स्पिन या है एम कि एस का है, उसको वो एक ही पहले चीज है। स्पिन कर दिया गया है, वो आई के अकॉर्डिंग वैल्यू कर दी गई है, तो इसलिए फर्स्ट हम स्पिन को लेके फिर हम आई की वैल्यू प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ओनली आई यूज किया जाता है, दोनों टर्म में एक ही यूज करेंगे, वहाँ दोनों टर्म में डिफरेंट यूज करते हैं, ये हो जाता है ना। ESR इलेक्ट्रॉन ऑलराइट सर। स्पिन रिजोनेंस, मॉसफियर ओनली वन यूज होगा, ओनली, और कोई यूज ही नहीं होता उसमें, रेडियो फ्रिक्वेंसी के यस सर। अकॉर्डिंग है ना, गामा रेज ही है ओनली। उसमें दो चीजें हैं यूज की जाती है, स्पिन भी होता है और आई की वैल्यू भी होती है, वो चीज टर्म यूज होती है स्पिन में। वो टर्म्स के यस अकॉर्डिंग सर। सिलेक्शन रूल रहते हैं, टर्म्स के अकॉर्डिंग जो जो टर्म्स यूज करते हैं हम, उसमें ओनली वन टर्म यूज हो रही है तो ओनली वन आएगा, दो टर्म्स हो रही हैं तो दो हो गया। ऑलराइट सर। नेक्स्ट इज, इसमें ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में लैम्बर्ट बियर लॉ। व्हाट इज लैम्बर्ट? Sir, the Beard-Lambert law states that the intensity of transmitted radiation of a absorbing medium will decrease exponentially, and this decrease is directly proportional to the concentration and path length of absorbing medium. Yes, good. What is the application? Any two applications? Application, सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक जो डिटेक्शन है सिस ट्रांस का,
वो इसमें हम देख सकते हैं। एंड सेकेंडली ये है कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या नहीं, या फिर कॉन्जुगेशन किस एक्सटेंट तक प्रेजेंट है, वो इसमें स्टडी हो सकता है। चार्ज ट्रांसफर हो गया, या डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस होती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, हम वो इसमें स्टडी कर सकते हैं। जो डिफरेंट शेप्स होती हैं नैनो मटेरियल्स की, हम वो इसमें स्टडी कर सकते हैं। यस, एप्लीकेशन ऑफ, अब जो एप्लीकेशन बता रहे हो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यस ना? यस सर। एप्लीकेशन ऑफ लैम्बर्ट बियर लॉ। ओके, लैम्बर्ट बियर लॉ के एप्लीकेशन सर क्वांटिटेटिव वे में ही है। जैसे हम स्टैंडर्ड एडिशन मेथड में स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाते हैं अननोन की कॉन्सेंट्रेशन जानने के लिए, उसमें इसी का है सर यूज। यस, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गिवन सॉल्यूट, वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ concentration of given solution unknown. कॉन्सेंट्रेशन। Yes, the two main major application of Beer-Lambert law. A limitation of Beer's law. सर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही यूज हो सकता है सर ये, कॉन्सेंट्रेटेड के लिए नहीं हो सकता। और मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन यूज करनी होती है इसमें। Yes, good. What is electronic transition? What is the uses of electron transition? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सर, जिसमें जैसे डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना सर, कि जैसे रोटेशनल लेवल हो गया, वाइब्रेशनल हो गया, वैसे इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं जिनके बीच में ट्रांजिशन होती है। और एप्लीकेशन सर वही जो जो सिंपल यूवी की है, वही एप्लीकेशन है सर इसकी, क्योंकि है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यूवी में। इस बाकी तो सारा बेसिक हम डिस्कस कर ही चुके थे, क्रोम और ऑब्जेक्ट्रॉम, स्पेक्ट्रम, वुडवर्ड रूल्स वगैरह, वो सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। तो देखो, यस सर। स्पेक्ट्रोस्कोपी हो चुकी है हमारी, एनएमआर हो गई। बाकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा कंप्लीट है, बेसिक। तो अब हम क्या करें, कंप्लीट होल इंटरव्यू जैसे है, कहीं से भी क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक के कुछ पार्ट्स रह गए हैं, तो क्या करें कल ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के क्या पार्ट्स रहेंगे सर वैसे? जैसे आपने सर बेसिक रिएक्शन बताई वो वैसे तो अगर गया ना। फिजिकल और इनऑर्गेनिक से एक कर लेते हैं सर, क्योंकि ये दोनों स्ट्रांग है, ऑर्गेनिक इतनी स्ट्रांग नहीं है। मेरी तो अगर वहाँ पे चॉइस भी दी गई तो फिजिकली कहूँगा मैं वहाँ पे। सो फिजिकल से रिलेटेड कुछ कर लेते सर एक सेशन। तो फिजिकल्स, इलेक्ट्रो, बाकी है अभी आपकी कॉलिगेटिव है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। यस सर। तो जो टॉपिक है फिजिकल के दोबारा कर लेते वन सेकंड, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक, केमिकल इक्विलिब्रियम, फोटोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो, रेडॉक्स, जो बेसिक हैं टॉपिक। यस सर। और एक मैं आपको डीएफ भी दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप देख लेना, जो वो डीएफ से क्वेश्चन हाँ, होते हैं। डीएफ से वो, आप डीएफ दे देना, वो जब फाइनल हम करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि वो डीएफ से क्वेश्चन किए जाते हैं मोस्टली, वहीं से ही क्वेश्चन रहते हैं, बेसिक क्वेश्चन वहीं से रहते हैं। ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जब भी टर्न है उसके अकॉर्डिंग हम फिजिकल पूरा कंप्लीट फिजिकल रखेंगे, ठीक है। ऑल राइट सर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।